दोस्तों आज का न्यू टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन में सबसे पहले हम लोग थायराइड को डिस्कशन करेंगे। थायराइड ग्लैंड आप सभी लोगों को पता है कि नेक में पाई जाती है और थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? T3, T4 और तीसरा TSH नहीं होता है दोस्तों। T3, T4 और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। TSH जो है वो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कई सारे फॉलिकल्स होते हैं। मान लीजिए फॉलिकल्स हैं और इन फॉलिकल्स से मेनली T3 और T4 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। T3 और T4 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। इन फॉलिकल्स के बीच बीच में एक और सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। और ये जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स हैं ये क्या रिलीज करती हैं? कैल्सिटोनिन। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कैल्सिटोनिन में कैल्शियम वर्ड आ रहा है। ठीक है, कैल्सी वर्ड आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन मेनली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर एक होता है पैराथायरॉइड हार्मोन और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो पैराथायरॉइड और कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, आप सब लोगों को पता चल गया कि इससे 3 हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायराइड की जो फॉलिकल्स हैं इनसे मेनली थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के हार्मोन हैं, एक है T3 और एक है T4। ठीक है, T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसे हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, T3 का जो दूसरा नाम है लायोथायरोनिन और इसका जो T4 का जो दूसरा नाम है एल थायरोक्सिन। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की क्या खासियत होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर T3 जो है ये ज्यादा एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, मोर एक्टिव सब्सटेंस होता है कंपैरेटिवली टू द T4। तो यहाँ पर T3 जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि T4 जो है वो लेस एक्टिव होता है। ठीक है, T3 लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, जबकि T4 जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी कभी हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है, हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में हमें क्या करना होगा? हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन जो है वो कम बना रही है। ठीक है, या थायरोक्सिन हार्मोन कम बना रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट जो है वो हम कौन से हार्मोन का करें? T3 का करें या T4 का करें? ठीक है,
हालांकि T3 जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। और हाइपोथायराइडिज्म तो क्या है, क्रॉनिक डिजीज है। ऐसा तो है नहीं कि चूंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है तो हम घंटे घंटे में इसकी दवाई जो है वो रिपीट करते रहेंगे। वहां पर हमें एक ऐसी दवाई चाहिए जो कि लॉन्ग एक्टिंग हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब जिसकी कमी जो है उस हार्मोन को जो हम बाहर से दे रहे हैं, वो हार्मोन एक कैसा हार्मोन होना चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन होना चाहिए, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक उसका एक्शन चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपोथायराइडिज्म है इसके अंदर एल थायरोक्सिन या इसे हम लीवोथायरोक्सिन भी बोलते हैं, लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, ये हम रिप्लेसमेंट के रूप में यहाँ पर देते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए अगर मैं बात करूं, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, एल थायरोक्सिन या लीवोथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस है। दोस्तों किसी भी प्रकार का हाइपोथायराइडिज्म हो, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होगी, एल थायरोक्सिन या लीवोथायरोक्सिन। दोस्तों एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्सिडीमा कोमा, मिक्सिडीमा कोमा। इसके अंदर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कोमा के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। तो यहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन में हम किस तरीके की दवाई चाहिए हमें, जो यहाँ पर जो एक्टिव हो और फास्ट एक्टिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ड्रग है लायोथायरोनिन या जो T3 जो हार्मोन है, ये यहाँ पर हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करेंगे तो मिक्सोडिमा कोमा के लिए अगेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एल थायरोक्सिन या T4 हार्मोन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की। दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां हम लोग यूज में लेते हैं। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर। दोस्तों थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर को समझने से पहले आप ये चीज मानिए कि यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या चीज हो रहा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है। थायराइड हार्मोन या जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये क्या हो रहा है, एक्सेसिवली बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो कौन सा है, आयोडीन, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये एक फॉलिकल है, ठीक है। इस तरीके से ये एक फॉलिकल है। इस फॉलिकल के अंदर थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये फॉलिकल्स हैं, अंदर की साइड इसके अंदर कॉलॉइड मटेरियल जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यदि आयोडीन जो है वो आता है तो उसकी उपस्थिति में T3 और T4 का निर्माण यहाँ पर होता है। दोस्तों ये जो फॉलिकल होता है इस पर एक पंप पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये पंप सोडियम और आयोडीन जो है इन दोनों को यहाँ पर अंदर लेता है, ठीक है। सोडियम और आयोडाइड को क्या लेता है, अंदर यहाँ पर लेता है। तो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, एक ही डायरेक्शन में इसलिए सिम्पोर्टर। तो दोस्तों इस सिम्पोर्टर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन जो है वो कॉलॉइड के अंदर आ जाएगा और आयोडीन की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस होगा। तो आयोडीन जो है वो T3 और T4 जो है T3 T4 बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉलॉइड के अंदर एक इंपोर्टेंट एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड पेरोक्सिडेज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसके अंदर, थायराइड पेरोक्सिडेज।
इस थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर जब ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर की वजह से जब आयोडीन अंदर आता है तो यहाँ पर सिंथेसिस होता है किसका, T3 और T4 का। तो दोस्तों अगर इस थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को मैं इनहिबिट कर दूं तो यहाँ पर T3 और T4 का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो दवाई यूज में लेते हैं इसके लिए मेनली हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, तो कौन सी दवाई हम यूज में ले सकते हैं, थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर। तो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर दवाइयां दोस्तों ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि यहाँ पर T3 और T4 के सिंथेसिस को रोक देती है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट दवाई आपको याद रखनी है उसके अंदर है कार्बेमिजोल, और मेथेमेजोल। इसके अलावा एक दवाई और है जिसे हम बोलते हैं प्रोपिलथायोयूरासिल, या शॉर्ट में से हम PTU भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोपिलथायोयूरासिल। दोस्तों कार्बेमिजोल और मेथामिजोल जो ड्रग है ये ज्यादा पोटेंट होती है। ठीक है, मोर पोटेंट होती है ये, जबकि ये लेस पोटेंट होती है। ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट, ये जो प्रोपिलथायोयूरासिल है ये प्लेसेंटा को कम क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस जो है वो नहीं के बराबर करती है, कम क्रॉस करती है, बहुत ही कम क्रॉस करती है। ये इसकी तुलना में कार्बेमिजोल और मेथेमिजोल जो है वो प्लेसेंटा को प्रोपिलथायोयूरासिल की तुलना में थोड़ा ज्यादा क्रॉस करती है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले। प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है क्या है, प्रोपिलथायोयूरासिल। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नॉर्मली हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए वो है कार्बेमिजोल और मिथेमिजोल, हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। मोर पोटेंट ड्रग होती है दोस्तों, यहाँ पर इसका हाफ लाइफ जो है वो भी ज्यादा होता है और ये प्लेसेंटा को हालांकि थोड़ा ज्यादा क्रॉस करती है, इसलिए यहाँ पर प्रोपिलथायोयूरासिल को प्रेगनेंसी के अंदर हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ड्रग है दोस्तों वो है थायराइड डेस्ट्रॉइंग ड्रग। थायराइड डेस्ट्रॉइंग ड्रग, मान लीजिए दोस्तों कोई पेशेंट है जिसको थायराइड के अंदर कोई बड़ा नोड्यूल बन गया है या फिर उसको कोई कैंसर हो गया है और वो पेशेंट बहुत ओल्ड है, जिसका बीपी भी अगर वहां पे बढ़ा हुआ है, तो सर्जरी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए थायराइड के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है या कोई नोड्यूल अगर बन गया है तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। यस, अगर मान लीजिए किसी कारण से वहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए पेशेंट बहुत ओल्ड एज है या पेशेंट का बीपी जो है वो अनकंट्रोल्ड है तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो हमें कोई दवाई ऐसी चाहिए जो कि सर्जरी का अल्टरनेट हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं, उस मांस को या उस जो नोड्यूल है उसको हम काट कर बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दवाई ऐसी हो जो कि इस मांस को, जो बड़ा हुआ जो टिश्यू है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो थायराइड डिस्ट्रॉइंग ड्रग जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन, और इसके अंदर आयोडीन 131, इसका आयोडीन का जो आइसोटॉप होता है आयोडीन 131, यहाँ पर इसकी क्या खासियत है कि इससे रेडिएशन जो है वो यहाँ पर निकलते हैं और इन रेडिएशन की वजह से थायराइड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली आयोडीन का जो आइसोटॉप होता आयोडीन जो होता है वो कौन सा होता है, आयोडीन 127। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल आयोडीन है, नॉर्मल आयोडीन। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के अंदर हम यूज में लेते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन वो कौन सा है, आयोडीन
131, ठीक है। तो नॉर्मली इस आयोडीन 131 को हम ओरल रूट से वहां पर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग थी यहाँ पर। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म वहां पर है तो हम थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, और यदि हाइपरथायरॉयडिज्म वहां पे है तो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर जिसके अंदर कार्बेमेजोल, मिथेमेजोल और प्रोपिल थायोयूरासिल हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहचानेंगे कैसे कि वहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। दोस्तों क्लिनिकल साइन सिम्टम्स तो इसके हैं ही, लेकिन अगर आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वहां पे T3, T4 और TSH ये हार्मोन टेस्ट हम वहां पर कराते हैं। दोस्तों देखिएगा हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड, दोस्तों हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करते हैं, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? TSH हार्मोन, या जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्शन होगा इस थायराइड ग्लैंड पर, तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों? दो हार्मोन बनेंगे, T3 और T4। तो हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी पर एक्शन करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, और TSH की प्रेजेंस में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बनाता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, इसका क्या मतलब है कि T3 T4 कम बनेगा। यस, तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होता है दोस्तों तो T3 और T4 जो है वो कम बनने लगता है। तो जब भी T3 T4 कम बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा? फीडबैक स्टिमुलेशन जाएगा, किसको? पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी को जब फीडबैक स्टिमुलेशन जाएगा तो वो क्या करेगा? TSH का सिंथेसिस ज्यादा करने लगेगा। क्लियर है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर सिचुएशन है तो क्या होगा इसके अंदर? T3 और T4 पे क्या एक्शन होगा? ये दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। जबकि TSH जो है, चूंकि पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेशन जा रहा है पिट्यूटरी को, तो TSH आपको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। अब मान लीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन है। हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है? T3 और T4 ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो T3 और T4 ज्यादा बन रहे हैं तो क्या करेंगे? इसको नेगेटिव स्टिमुलेशन जाएगा, यहाँ पर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्या करेगा? ये TSH का सिंथेसिस जो है वो कम करेगा, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में T3 जो है वो ज्यादा बन रहा है, T4 जो है वो ज्यादा बन रहा है, और चूंकि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेशन जा रहा है तो उसकी वजह से TSH जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी अगर TSH बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, और अगर TSH कम हो रहा है तो इसका मतलब है हाइपरथायरॉयडिज्म वहां पर हो रहा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है पैनक्रियास। दोस्तों पैनक्रियास ग्लैंड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, आप सभी लोगों को पता है। और इसके अंदर से मेनली इसके दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। दोस्तों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो कि अपने सीक्रेशन को ब्लड में छोड़ने के लिए किसका यूज करती है? डक्ट का या नली का यूज करती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो कि अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर कोई डक्ट इनके अंदर नहीं होती, तो ब्लड के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। जबकि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा जो है वो एक स्थान से फाइनल टारगेट पोजीशन तक पहुंचते हैं।
क्लियर है? तो पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है, ठीक है? एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेनक्रियाज का, लगभग यहाँ पर 99% पार्ट जो पेनक्रियाज का है वो एक्सोक्राइन होता है और ओनली 1% पार्ट जो है वो एंडोक्राइन होता है, ठीक है? तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होती है दोस्तों, एक्सोक्राइन का मतलब है कि इनके अंदर डक्ट होती है, नली होती है, और एंडोक्राइन का मतलब जिनके अंदर डक्ट नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर पेनक्रियाज का लगभग 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन होता है, और जितने भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट से होते हैं। और एंजाइम कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इनको डिटेल में इनका फंक्शन जो है जब हम एमएसएन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो जीआईटी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर इसके फंक्शंस हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों पेनक्रियाटिक एंजाइम है दोस्तों, और एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं और डक्ट के द्वारा ये इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, ठीक है? दूसरा जो पार्ट है दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट ओनली 1% पार्ट होता है दोस्तों, एंडोक्राइन ओनली 1% पार्ट होता है। और यहां से इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है? तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है, और डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। तो 3 तरीके की सेल्स यहां पर पाई जाती है दोस्तों, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम ग्लूकागॉन को डिस्कशन करेंगे कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है दोस्तों। ग्लूकागॉन जब भी हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल कम होता है तो शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? तो ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज ब्लड शुगर। हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जब भी डिक्रीज होता है तो शुगर के लेवल को ये इंक्रीज कर देता है। तो कहां पर यूज में आता है? इसका यूज क्या है? ग्लूकागॉन का क्या यूज होगा दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन में, हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन में ग्लूकागॉन जो है वो यूज में आता है। ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म कैसे होता है दोस्तों? ग्लूकागॉन काम कैसे करता है? ये लीवर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है उसको स्टिमुलेट करता है, और उसका नाम है ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक है? तो दोस्तों जब भी हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल कम होगा या हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो लीवर के अंदर जो स्टोर्ड जो शुगर है, स्टोर्ड शुगर क्या है? ग्लाइकोजन। क्या चीज है दोस्तों? ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन का लाइसिस स्टार्ट करेगा, यानी कहने का मतलब क्या कर देगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक करना चालू होगा और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है? तो जब भी शुगर का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है दोस्तों। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन का टूटना। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से क्या सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के बनने से शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों ग्लूकागॉन कहां कहां पे काम नहीं करेगा? ऑब्वियसली ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ग्लाइकोजन है ही नहीं, ग्लाइकोजन है ही नहीं, तो वो किसको तोड़ेगा? यस और नॉट? तो कब कब ये जो ग्लूकागॉन है वो यूज में नहीं आता है? देखिएगा, स्टारवेशन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, अगर मैं कहूं स्टारवेशन स्टारवेशन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कई दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, तो वहां पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम पीरियड उसका हो गया है, तो ऑलरेडी उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो अब ग्लाइकोजन सोर्स तो उसका खत्म हो चुका, ठीक है? अब मान लीजिए आप उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और आप शुगर का लेवल बढ़ाना चाहते हैं और वहां पर ग्लूकागॉन बाहर से दे रहे हैं, तो ये क्या ये काम करेगा क्या?
क्योंकि ग्लूकागोन का तो काम क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर तो पहले से ही खत्म हो रहा है उसका, तो यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज पहले से ही खत्म हो चुका है, वहां पर ग्लूकागोन काम नहीं आएगा। तो स्टारवेशन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली स्टारवेशन यानी भूखा है व्यक्ति, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें, खाना खिला दें या ग्लूकागोन दें? ग्लूकागोन काम नहीं आएगा, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ग्लूकोज देंगे बाहर से। तो स्टारवेशन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या चीज है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकागोन यहाँ पर काम नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन जो है वो है अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों यहाँ पर अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसे व्यक्ति जो क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर पीने पे ध्यान देते हैं, खाने पे ध्यान जो है वो कम रहता है उनका। तो ऐसी स्थिति में इनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। लेकिन अगर व्यक्ति क्रोनिक अल्कोहलिक है तो ऐसी स्थिति में लीवर जो है उसका डैमेज होता है, और वहां पर ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए ग्लूकागोन यहाँ पर यूज में नहीं होता। ठीक है, तो अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी ग्लूकागोन जो है वो यूज में नहीं होता। दोस्तों ग्लूकागोन के और क्या क्या यूज हैं, नॉन हाइपोग्लाइसेमिक यूजेस ऑफ ग्लूकागोन, शुगर के लेवल को बढ़ाने के अलावा और क्या यूज है ग्लूकागोन के। ठीक है, तो नॉन हाइपोग्लाइसेमिक यूजेस ऑफ ग्लूकागोन, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पर दोस्तों, वो हम यूज में ले सकते हैं ग्लूकागोन। दोस्तों बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग, इसको समझने के लिए बीटा रिसेप्टर्स दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, मैं स्पेशली कहूंगा कि बीटा 1 रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है, हार्ट की सेल है, ठीक है, मायोकार्डियम है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स पाया जाता है उसे हम कह रहे हैं, कौन सा रिसेप्टर्स होता है, हमने कहा कि बीटा 1 रिसेप्टर्स है। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पर जो ड्रग जो है काम कर रही है, मैंने कहा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या डोपामीन जो ड्रग है, ये क्या कर रही है, इस बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है। और बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी तो क्या होता है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज होगा तो क्या होगा दोस्तों, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही काम करता है बीटा 1 रिसेप्टर, हमने डिटेल में पढ़ा था इसको। दोस्तों अगर हमने कहा कि इस बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो सीएमपी का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। यस और नॉट? तो बीटा 1 ब्लॉकर दवाई अगर हम देंगे, यानी बीटा 1 रिसेप्टर को यदि ब्लॉक कर देंगे, तो मायोकार्डियम के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहां पर इस मायोकार्डियम पर एक और रिसेप्टर पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, कौन से रिसेप्टर, जो ग्लूकागोन के लिए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके के एक और रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं, इस पर क्या करता है, ग्लूकागोन एक्शन करता है, और ग्लूकागोन का भी वही सेम एक्शन है जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स का होता है। यानी कहने का मतलब ये भी यहाँ पर साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, और हार्ट रेट को ये इंक्रीज करता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमने कहा कि बीटा 1 ब्लॉकर की पॉइजनिंग हो गई, बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग हो गई तो क्या हो गया, साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया और हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल कम हो गई। यस, पॉइजनिंग का मतलब है कि यहाँ पर ये जो सारे रिसेप्टर्स हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए, और ब्लॉक होने की वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो बहुत कम हो गई है।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, ये जो ग्लूकागॉन है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, और ग्लूकागॉन का काम भी क्या है, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करना और हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या चीज है दोस्तों, ग्लूकागॉन। क्लियर है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्लूकागॉन। और क्या दवाई दे सकते हैं हम बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग अगर होगी तो क्या दवाई हम दे सकते हैं दोस्तों, साइक्लिक एएमपी का मेटाबॉलिज्म होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसको। और इसको मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। तो अगर मैं कहूं कि इस फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा रहेगा, यस, और हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो मैं दूसरे नंबर पर अगर दवाई कहूं कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर दवाई जो है वो अगर मैं दे दूं तो बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग को कम किया जा सकता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर कौन सी, अमरीनॉन मिलरीनॉन, हम पढ़ चुके हैं सीएचएफ के ट्रीटमेंट के अंदर, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, अमरीनॉन मिलरीनॉन। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर मैं दे सकता हूँ। तीसरी चीज मैं कहूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग हो रही है तो हार्ट रेट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि कोई चीज ऐसी दे दूं कि जो हार्ट के मायोकार्डियम को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर दे तो भी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो अगर मैंने कहा कि कैल्शियम जो है अगर मैं बाहर से दे दूं तो कैल्शियम क्या करता है, डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकता है मायोकार्डियम को, तो वहां पर हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि यहाँ पर हार्ट रेट अगर कम हो रही है तो एट्रोपिन में यूज में ले सकता हूँ, यस और नॉट, एट्रोपिन ब्रेडियरिथमिया में यूज में ले सकते हैं हम। तो एट्रोपिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को ब्लॉक करके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। तो ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करेंगे वो क्या है, ग्लूकागॉन। इसके अलावा फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर हम दे सकते हैं, कैल्शियम हम यहाँ पे दे सकते हैं, एट्रोपिन जो है वो हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो नॉन हाइपोग्लाइसेमिक यूजेस की अगर हम बात करें ग्लूकागॉन की तो वो क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग में हम इसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट हार्मोन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन जो हार्मोन है वो मेनली बीटा सेल्स से रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर डायबिटीज जो है दोस्तों दो तरीके की हो सकती है डायबिटीज, एक है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो बीटा सेल्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायबिटीज है टाइप 1 डायबिटीज, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों जब यहाँ पर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाली सेल जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इंसुलिन है। तो इसलिए इस डायबिटीज को हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जबकि टाइप 2 के अंदर यहाँ पर बीटा सेल्स मौजूद होती हैं लेकिन यहाँ पर जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इफेक्टिव इंसुलिन नहीं है, यानी कहने का मतलब वो रिसेप्टर्स पर जाकर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिसेप्टर्स को वापस से एक्टिव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें बाहर से दूसरा इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं है, इन रिसेप्टर्स को वापस से स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो ये जो डायबिटीज है इसे हम क्या बोलेंगे, NIDDM, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है दोस्तों, तो टाइप 1 डायबिटीज को हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि यहाँ पर बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है पूरा, तो हम बाहर से क्या करेंगे, इंसुलिन यहाँ पर देंगे। तो इस डायबिटीज को हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जबकि टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो रिसेप्टर्स पर जाकर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो हम यहाँ पर इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके इस इंसुलिन को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन की हमें बाहर से आवश्यकता नहीं है, हमें क्या आवश्यकता है,
इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो दवाई हम यूज में लेंगे वो क्या होगी, इंसुलिन के अलावा अदर मैकेनिज्म जो से काम करने वाली दवाइयां हम यूज में ले सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों टाइप 1 वाले जो पेशेंट्स हैं, इनके अंदर सभी पेशेंट्स के अंदर, ऑल पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, इंसुलिन रिक्वायर होगा, यस और नॉट। क्योंकि यहां पर तो क्या हो गया है, पूरी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वहां पर सभी पेशेंट्स के अंदर हमें क्या करना होगा, इंसुलिन जो है वो बाहर से देना होगा, ठीक है। जबकि एनआईडीडीएम के अंदर, नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अगर दोस्तों इन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को देने के बाद भी अगर वहां पर शुगर कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो हम यहाँ पर इंसुलिन जो है वो यूज में ले सकते हैं, यस और नॉट। तो टाइप 1 डायबिटीज के सभी पेशेंट्स के अंदर हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी पेशेंट्स के अंदर मैनेज नहीं हो रही है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है टाइप 2, तो हम वहां पर इंसुलिन यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा इंसुलिन का यूज और कहां पे है, प्रेगनेंसी के अंदर। दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इसलिए वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओनली एंड ओनली इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। इसलिए बच्चे के अंदर कोई हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस वहां पर नहीं है। तो दो तरीके के यूज हमने पहले पढ़े, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन दे सकते हैं, टाइप 2 यदि अनकंट्रोल्ड है तो उसके अंदर हम इंसुलिन यूज में ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर हम इंसुलिन यूज में ले सकते हैं। और चौथा हमने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी हमें क्या लेना होगा, इंसुलिन यूज में लेना होगा। साइड इफेक्ट यहाँ पर इसके क्या क्या होते हैं, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंसुलिन का काम क्या है, शुगर के लेवल को डिक्रीज करना। शुगर का लेवल अगर डिक्रीज होता है तो क्या साइड इफेक्ट होगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। क्या है ये, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है किसका, इंसुलिन का, ठीक है। या अगर मैं कहूं कि मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट जो है, मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला गया तो हाइपोग्लाइसीमिक कोमा के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी क्या चीज है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और इसको आसानी से प्रिवेंट किया, मैं कह रहा हूं कि इंसुलिन का ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है जिसको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इजिली प्रिवेंटेबल साइड इफेक्ट जो है वो भी क्या है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया होने लगे, हम खाना खा लें वहां पर इमीडिएटली, तो वहां पर जो आसानी से हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। इंसुलिन को देने का रूट जो है वो कौन सा होता है, मेनली सबक्यूटेनियस रूट से जो है वो हम यहाँ पर इंसुलिन दे सकते हैं, ठीक है। कहां पर देते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में हम इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज में लेते हैं वो है एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन पर हम सभी जगह यूज में ले सकते हैं, अराउंड द अम्बलिकस, अम्बलिकस के चारों तरफ थोड़ा बहुत पार्ट जो है छोड़कर हम कहीं पर भी इसमें यूज में ले सकते हैं। अम्बलिकस के चारों तरफ इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर अम्बलिकस के चारों ओर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, इसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए अम्बलिकस के चारों ओर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा छोड़कर हम एब्डोमेन के किसी भी पार्ट पर सबक्यूटेनियस रूट से ये इंसुलिन दे सकते हैं, थाई पर दे सकते हैं, आर्म पर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसे आईवी रूट से भी यूज में ले सकते हैं, और आईवी रूट से मेडिकल इमरजेंसी जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम इसे यूज में लेते हैं। और आईवी रूट से जो इंसुलिन देते हैं वो हमेशा हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं। कौन सा इंसुलिन देते हैं दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन। इसे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे आगे कि रेगुलर इंसुलिन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो रेगुलर इंसुलिन हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा इनहेलेशनल रूट से भी हम इसको दे सकते हैं, इनहेलेशनल
आजकल इनहेलेशनल रूट्स वाले इंसुलिन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट में जो इनहेलेशनल रूट से जो इंसुलिन अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं अफ्रीजा। क्या बोलते हैं इसको? अफ्रीजा। लेकिन दोस्तों इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर अगर अकेले हम इस अफ्रीजा को यहाँ पर यूज में लेंगे तो इससे शुगर जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल है। तो अफ्रीजा जो है वो बीच बीच में, जैसे कि 2 मील्स के बीच में हम शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां पर अफ्रीजा यूज में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले अफ्रीजा को यूज में लेकर हम वहां पर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनहेलेशनल रूट से दी जाने वाली जो यहाँ पर इंसुलिन है वो क्या है? अफ्रीजा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के कौन कौन से टाइप जो है वो यहाँ पर होते हैं। दोस्तों इंसुलिन जो है हमने उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पर इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक हमने कहा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा हमने कहा है इंटरमीडिएट एक्शन इंसुलिन, और तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसे हम रेगुलर इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर एनपीएच इंसुलिन, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर अल्ट्रा लैंट इंसुलिन। ठीक है। यानी कहने का मतलब, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसके अंदर यहाँ पर होता है। तो रेगुलर इंसुलिन की जो प्रिपरेशन होती है दोस्तों वो बिल्कुल वाटरी प्रिपरेशन होती है, जबकि इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं ये क्लाउडी प्रिपरेशन के अंदर होते हैं। दोस्तों जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है इसे हम लैंट बोलते हैं, LENTE, लैंट। लैंट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जिंक जो है वो ऐड कर दिया जाता है इंसुलिन के साथ साथ। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? जिंक जो है वो ऐड कर दिया जाता है। लैंट के अंदर जिंक ऐड कर दिया जाता है, और जिंक को ऐड करने की वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इंसुलिन होता है पहले सेमीलेंट, सेमीलेंट जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। इसके अलावा लैंट इंसुलिन जो होता है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है, लैंटे। और जो अल्ट्रा लैंट होता है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जिंक को ऐड करने से, इसके अंदर जिंक को ऐड करने से क्या हो रहा है? इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो जितना जिंक आप इसके अंदर बढ़ाते जाएंगे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। तो लेंटे इंसुलिन के अंदर क्या होता है? जिंक प्रिपरेशन यहाँ पर होती है इसकी, जिसकी वजह से इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इंसुलिन के जो टाइप्स हैं हमने कहा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो जब भी हम डायबिटीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति खाना खाएगा इमीडिएटली, तो वहां पर शुगर का लेवल इमीडिएटली इंक्रीज होगा। जैसे खाना खाते ही शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, तो हमें एक ऐसा इंसुलिन चाहिए उस टाइम पर जो क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पर इमीडिएटली शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा। यानी कहने का मतलब फास्ट एक्टिंग इंसुलिन चाहिए, तो यहाँ पर हमें कौन सा इंसुलिन यूज में लेना पड़ेगा? रेगुलर इंसुलिन या सेमीलेंट इंसुलिन। दोस्तों यहाँ पर 2 मील के बीच में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा इंसुलिन चाहिए जो कि इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो और लंबे समय तक वहां पर काम करे। तो इस तरीके से हम वहां पर मल्टीपल इंसुलिन की डोज वहां पर देते हैं। जब भी व्यक्ति खाना खाता है, मील या ब्रेकफास्ट लेता है, तब हम इमीडिएटली वहां पर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, और पूरे दिन भर शुगर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए हम वहां पर इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम यूज में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसके बाद ये जो इंसुलिन होते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच, लैंटे, सेमीलेंटे और अल्ट्रा लैंट इंसुलिन, ये नेचुरल इंसुलिन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उसी तरीके का सेम टू सेम इंसुलिन जो है ये नेचुरल इंसुलिन है, जो कि हम बीफ से या पोर्क के पेनक्रियास से वहां पर हम इसे सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर सिंथेटिक इंसुलिन जो है वो भी हमने यहाँ पर बना लिए हैं आजकल। इसे हम बोलते हैं इंसुलिन एनालॉग। क्या बोलते हैं इसको?
इंसुलिन एनालॉग, जो कि है बिल्कुल जो नेचुरल इंसुलिन है उसकी तरह ही ये यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ यहाँ पर वही सेम 51 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, 51 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। और यहाँ पर कुछ इंसुलिन का जो इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस चेंज करने से यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको हमने मॉडिफाइड कर लिया है। तो इसके अंदर हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर, लिस्प्रो, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसिन या इंसुलिन एस्पार्ट, ये इंसुलिन जो होते हैं ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। दूसरा हमने कहा कि अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसके अंदर मेनली जो इंसुलिन है वो है ग्लार्जिन, डेटेमेर और डीग्लूडेक, ठीक है। यहाँ पर ये जो डीग्लूडेक है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग डीग्लूडेक जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। तो इसको बहुत ही आसानी से आपको आप याद रख सकते हैं इसको दोस्तों। लिस्प्रो के अंदर एस आ रहा है, लिस्प्रो के अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ग्लूलिसिन के अंदर भी एस आ रहा है, अस्पार्टेट के अंदर भी एस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, यानी ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। इनका एक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जबकि ग्लार्जिन के अंदर क्या आ रहा है, लार्ज, ग्लार्जिन के अंदर क्या आ रहा है, लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लार्जिन जो है ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, ठीक है। तो ग्लार्जिन, डेटेमेर, ग्लूडेक जो है ये यहाँ पर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जब भी हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, जब भी इस इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, तो ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। ये उस सबक्यूटेनियस साइट पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ से ब्लड के अंदर सीक्रेट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक साथ ब्लड के अंदर नहीं आएंगे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया सडनली अपीयर नहीं होगा, ठीक है। और धीरे धीरे अगर ये लंबे वहां पर ब्लड के अंदर सीक्रेट होते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ये लंबे टाइम तक वहां पर काम करेंगे। तो पीक लेस इंसुलिन भी हम इनको बोलते हैं, पीक लेस इंसुलिन, यानी पीक पर कभी भी ये नहीं पहुंचेंगे, धीरे धीरे इनका जो सीक्रेशन ब्लड के अंदर होता रहता है जिसकी वजह से लंबे टाइम तक ये काम करती है। तो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसे हम पीकलेस एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं, कभी भी प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर एक साथ जो है वो अपीयर यहाँ पे नहीं होती। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे इसके बारे में पूछे जाते हैं, इसके एग्जांपल जो है वो वहां पर पूछे जाते हैं। नॉन हाइपोग्लाइसेमिक यूजेस ऑफ इंसुलिन, नॉन हाइपोग्लाइसेमिक यूजेज ऑफ इंसुलिन। भाई इंसुलिन का एक काम तो हो गया कि हाइपोग्लाइसीमिया करना, अब और ऐसा कौन सा काम है कि जहां पर इंसुलिन यूज में आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन में, हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन में हम इंसुलिन यूज में लेते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर पोटेशियम जो है, ब्लड के अंदर पोटेशियम यहाँ पर है। दोस्तों पोटेशियम जो है वो दो चीजों से डरता है, ठीक है। पोटेशियम दो चीजों से डरता है, ये तो हमने कहा ब्लड वेसल्स है, ये हमारी सेल है, ठीक है। तो पोटेशियम जो है वो दो चीजों से डरता है, आपको ये याद रखना है। वो किससे डरता है, एक तो इंसुलिन से डरता है और दूसरा बीटा एगोनिस्ट ड्रग से डरता है, इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट ड्रग। तो यहां से अगर जैसे ही इंसुलिन आएगा या बीटा एगोनिस्ट ड्रग आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे छुपकर यहाँ ब्लड में से निकलकर कहाँ छुप जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो जब भी हम इंसुलिन या बीटा एगोनिस्ट ड्रग हम देते हैं तो ऐसी स्थिति में पोटेशियम ब्लड से निकलकर कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है।
तो अगर मान लीजिए हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन है, हाइपरकैलेमिया का मतलब पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन हम यहाँ पर दे सकते हैं, या बीटा एगोनिस्ट ड्रग जैसे कि साल्ब्यूटामोल, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट ड्रग अगर हम देंगे तो ये क्या करेगा, पोटेशियम डरकर कहाँ छुप जाएगा, सेल के अंदर छुप जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट ड्रग हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों हर तीसरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। तो अगर मान लीजिए हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन है, तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इस बढ़े हुए पोटेशियम को निकालकर कहाँ भेज रहा है, सेल के अंदर भेज रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन है और इंसुलिन हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम को जब अंदर भेज देगा तो ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो हाइपोकैलेमिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, यस और नॉट? ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया जो है वो साइड इफेक्ट यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों इंसुलिन के बारे में आपको पता चल गया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दोस्तों, इसको हमने क्लासिफाई किया है दो तरीके की ड्रग्स के अंदर। एक हमने कहा है कि जो इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज कर दे, इंसुलिन सीक्रेशन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। और दूसरा जो है वो दूसरे मेथड से काम करे, अदर मेथड के द्वारा। हमने कहा है कि जो बीटा सेल्स है उससे इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज कर दे, और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि कुछ दूसरे मेथड से काम करती है। तो दोस्तों इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली लिमिटेशंस यहाँ पर है कि फंक्शनल बीटा सेल्स जो हैं, फंक्शनल बीटा सेल्स कम से कम 30% या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 30% से भी कम बीटा सेल्स वहां पे बची हुई हैं, सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं बाकी की, तो ये जो ड्रग्स हैं वो इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो दोस्तों अगर ये इंसुलिन सीक्रेशन को बढ़ा सकती हैं, तो इसका मतलब है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती हैं, यस और नॉट? तो ये जो ड्रग्स होती हैं जो कि इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज करके काम करती हैं, ये यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती है। जबकि जो दूसरी दवाइयां जो अदर मेथड से काम करती हैं, वो इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज नहीं करती, ये दूसरे तरीके से काम करती हैं, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करती। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो इंसुलिन सीक्रेशन इंक्रीज करती है, इन दवाइयों को हम बोलते हैं इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स, इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स, इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स, ठीक है। तो इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करने वाली जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पर इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स होती है। इसके अंदर जो इंसुलिन को सीक्रेशन को इंक्रीज करने वाली दो तरीके की दवाइयां यहाँ पर होती हैं दोस्तों। एक है सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया, और दूसरा है मैग्लेटिनाइड, सल्फोनिल यूरिया और कौन सी है, मैग्लेटिनाइड, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया और मैग्लेटिनाइड के जो एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। सल्फोनिल यूरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, फर्स्ट जनरेशन का मतलब जो शुरू शुरू में आ गई, इसके अंदर क्लोरप्रोपेमाइड, क्लोरप्रोपेमाइड और टोलब्यूटामाइड। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लीपिजाइड, ग्लीक्लेजाइड एंड ग्लीबेनक्लेमाइड, ग्लीबेनक्लेमाइड। इसके अंदर क्या चीज देख रहे हैं आप कि जो सेकंड जनरेशन वाली जो सल्फोनिल यूरिया है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है सभी के अंदर ग्ली, ठीक है। ग्लीपिजाइड, ग्लीक्लेमाइड, ग्लीबेनक्लेमाइड, ग्लीक्लेजाइड, ये जो वर्ड है ग्ली वर्ड जो आ रहा है इन सभी के अंदर सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है। जबकि मैग्लेटिनाइड जो है, मैग्लेटिनाइड
मैगलेटिनाइड, इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है नाटेग्लिनाइड, और रेपाग्लिनाइड। ये जो दवाइयां हैं ये मैगलेटिनाइड। तो दोस्तों चाहे सल्फोनिल यूरिया हो चाहे मैगलेटिनाइड हो, ये दोनों ड्रग कैसे काम करती हैं? ये इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, और इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया ये प्रोड्यूस कर सकती है। इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि वहां पर कम से कम 30% से ज्यादा क्या होनी चाहिए? फंक्शनल बीटा सेल्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक चीज आप इन सब के अंदर देख रहे हैं कि जिसका भी नाम आइड के अंदर खत्म हो रहा है, आईडीई, जिसका भी नाम आईडीई के अंदर खत्म हो रहा है, ये दवाइयां क्या कर रही हैं? इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर रही हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जिनका भी नाम आईडीई में खत्म होता है, ये दवाइयां क्या प्रोड्यूस करेंगी? हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करेंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे एग्जाम के अंदर अपियर होगा? निम्न में से कौन सा यहाँ पर एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती है? ठीक है, तो वहां पर ड्रग्स के नाम दे दिए जाएंगे और उसके अंदर से पूछा जाएगा, तो जिसका भी नाम आईडीई के अंदर एंड में हो रहा है तो वो क्या है? इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर रही है, और इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया वो प्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहले हम सल्फोनिल यूरिया को डिस्कशन करेंगे। सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया दोस्तों कैसे काम कर रही है? इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर रही है, प्लस साथ ही साथ ये दवाई जो है वो वेट गेन करती है। ठीक है, वेट गेन यहां पर करती है। इसके अंदर क्लोरप्रोपेमाइड जो है, क्लोरप्रोपेमाइड, इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी वजह से कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस अपीयर होता है। कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस, कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस जो है ये प्रोड्यूस कर देती है, और कई बार ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन जो है वो शो करती है। डाइसल्फिराम रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्लोरप्रोपेमाइड है ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तीसरा इसका एक और इंपॉर्टेंट है एक्शन है कि ये एडीएच के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। तो दोस्तों एडीएच का सीक्रेशन इंक्रीज करेगी तो एडीएच क्या काम करता है? वाटर का रिटेंशन करता है, सोडियम और वाटर का नहीं करता है, ओनली एंड ओनली वाटर का रिटेंशन करता है। तो जब सिर्फ पानी पानी का रिटेंशन करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन हो जाएगा, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया प्रोड्यूस कर सकती है। तो क्लोरप्रोपेमाइड का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट और है, क्या है ये? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों अगर एडीएच का सीक्रेशन अगर ये इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूज में लिया जा सकता है इसको। यस, तो इंक्रीज एडीएच सीक्रेशन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी यूज में लिया जा सकता है। तो दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ऐसी कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि डायबिटीज मलाइटस में भी यूज में आती है और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी यूज में आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर इज द क्लोरप्रोपेमाइड। ठीक है, तो क्लोरप्रोपेमाइड क्या करती है दोस्तों? क्लोरप्रोपेमाइड एक सल्फोनिल यूरिया ड्रग है जो कि इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करती है, प्लस साथ ही साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। तो एडीएच का सीक्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस में भी इसे यूज में लिया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी दवाई है जो डायबिटीज मेलाइटस में तो यूज में आती ही आती है, साथ ही साथ डायबिटीज इंसिपिडस में भी इसे यूज में ले सकते हैं? आंसर इज द क्लोरप्रोपेमाइड। ठीक है दोस्तों, मैग्लेटिनाइड, मैग्लेटिनाइड जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। जनरली इन दवाइयों को हमें कब यूज में लेना चाहिए दोस्तों? जैसे ही हम खाना खाएंगे तो तेजी से शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, तो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए, ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए ये दवाई हम यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो एक दवाई तो ये हो गई जो इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स है, यानी कहने का मतलब जो इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करके एक्शन करती है, जिसके अंदर हमने सल्फोनिल यूरिया और मैग्लेटिनाइड ग्रुप्स की दवाई जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कशन की। इसके अलावा और जो दवाइयां अदर होती हैं वो अदर मैकेनिज्म से काम करने वाली जो दवाइयां हैं, अदर मैकेनिज्म,
इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो दोस्तों है बिग्वेनाइड्स ग्रुप्स की। बिग्वेनाइड्स ग्रुप्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट दवाई है वो है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट एक्शन कैसा है, कैसे ये काम करती है। यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसे हम बोलते हैं एएमपी काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एएमपी काइनेज एंजाइम। तो यहाँ पर शुगर के लेवल को कम करना है, तो ये कैसे काम करती है दोस्तों? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये इनहिबिट कर देती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या कर देगी? ये इनहिबिट कर देगी। दोस्तों जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा, यानी ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो शुगर का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? शुगर के लेवल को कम करना है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये इनहिबिट कर देती है। इसी तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है, तो हमें तो शुगर के लेवल को कम करना है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये इनहिबिट कर देती है। ठीक है, इसके बाद ये ग्लाइकोजेनेसिस को क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। तो दोस्तों ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर ये कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर, तो ब्लड के अंदर से शुगर का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस को ये क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? कि ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पर चालू होता है, जिसकी वजह से एटीपी का निर्माण जो है वो चालू हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को भी अगर ये स्टिमुलेट कर देगी तो ऐसी स्थिति में भी शुगर का लेवल जो है वो डाउन होगा। तो मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन जो बिग्वेनाइड्स ग्रुप्स की दवाइयां हैं, ये एएमपी काइनेज को स्टिमुलेट कर देती है, और एएमपी काइनेज को स्टिमुलेट करने की वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो सप्रेस हो जाता है, और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? स्टिमुलेट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो साइड इफेक्ट है, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन का जो साइड इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी वजह से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस, ये आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिडोसिस और मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। दोस्तों यहाँ पर जो मेटफॉर्मिन जो ड्रग है, मेटफॉर्मिन ये मेनली जो वेट लॉस जो है वो यहाँ पर करती है। ठीक है, वेट जो है वो इंक्रीज नहीं होने देती है, तो मोटे लोगों के अंदर मेनली ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो हम अगर कहें कि ओबीस पर्सन जो है, कोई ओबीस पर्सन है, उसके अंदर हम कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे? वो है मेटफॉर्मिन। और अगर कोई पतले हुए लोग हैं, ठीक है, जो थिन लोग हैं, उनके अंदर मेनली सल्फोनिल यूरिया हम यूज में ले सकते हैं। हमने देखा था सल्फोनिल यूरिया का साइड इफेक्ट कि ये वेट गेन कर सकता है, और मेटफॉर्मिन जो है ये वेट लॉस करता है। ठीक है, तो ओबीस पर्सन के अंदर हम मेटफॉर्मिन, जबकि थिन पर्सन के अंदर सल्फोनिल यूरिया। इसको याद रख सकते हैं, मेटफॉर्मिन मोटे लोगों के अंदर। ठीक है, मेटफॉर्मिन कहां प्रिस्क्राइब करेंगे हम? मोटे लोगों के अंदर। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोस्ट से मेटफॉर्मिन ओबीस पर्सन के अंदर, और सल्फोनिल यूरिया थिन पर्सन के अंदर। ठीक है, याद रख सकते हैं मोस्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेटफॉर्मिन मोटे जो लोग हैं, ओबीस पर्सन के अंदर मेटफॉर्मिन हम यूज में लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि HbA1c के लेवल को मैक्सिमम डिक्रीज करती है। HbA1c जो कि 3 महीने का एवरेज शुगर का लेवल शो करता है, HbA1c 90 डेज का। तो HbA1c मैक्सिमम लोअरिंग ड्रग जो है वो क्या है? यहाँ पर मेटफॉर्मिन। वेट लॉस जो है वो यहाँ पर करती है, वेट लॉस। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया ये प्रोड्यूस नहीं करती। दोस्तों यहाँ पर हमने कहा था आईडीई, जो दवाइयों के एंड में आईडीई होगा वो हाइपोग्लाइसीमिया करेगी। तो मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है क्या? हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगी। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगी।
एंड चौथा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है उसको ये रिड्यूस करती है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन दोस्तों दो तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के अंदर, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, एक है मैक्रोवेस्कुलर यानी जो बड़ी ब्लड वेसल, जैसे मैंने कहा कि वहां पर एमआई का अटैक आ सकता है क्योंकि वहां पर प्लैक जम जाता है, ठीक है। जो कोरोनरी वेसल्स जो है, जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर प्लैक जमने की वजह से वहां पर क्या होगा, ब्लड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन, जैसे हमने कहा कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या न्यूरोपैथी, जो ये सभी चीजें ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटफॉर्मिन है ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो डायबिटीज टाइप सेकंड के लिए या टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मेटफॉर्मिन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो यहाँ पर करती है। इसके अलावा पीसीओडी के अंदर भी हम इसको यूज में लेते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये प्रिवेंट करती है। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो ड्रग हुआ है इसके अंदर पीपीएआर गामा, जो अदर मैकेनिज्म जो है इसके अंदर यूज में जो आ रहा है, इसके अंदर पीपीएआर गामा जो एक एंजाइम होता है, इसको ये स्टिमुलेट करती है, पीपीएआर गामा। और ड्रग जो है इसके अंदर कौन सी है, ग्लूटाजॉन्स, ग्लूटाजॉन ग्रुप की जो दवाइयां होती हैं, ग्लूटाजॉन्स, ये एक एंजाइम होता है पीपीएआर गामा, इसको ये स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। और ड्रग इसके अंदर है ट्रोग्लिटाजॉन, ट्रोग्लिटाजॉन, दूसरा है पायोग्लिटाजॉन, ट्रोग्लिटाजॉन, पायोग्लिटाजॉन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन ड्रग्स का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि ये दवाइयां जो होती हैं वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए यहाँ पर इवन ट्रोग्लिटाजॉन तो आजकल बैन हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिक थी, इसने लीवर को डैमेज किया। तो जब भी इन दवाइयों को हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो एलएफटी टेस्ट जो है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो मस्ट है, ठीक है। इन दवाई को प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें एलएफटी टेस्ट जो है वो करना होगा। प्लस एक और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है कि ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करती है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगी। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगी तो क्या करेगी, ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगी। यस, ऑब्वियसली जब बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, तो वर्कलोड जो है हार्ट पर इंक्रीज होगा। तो जिन पेशेंट्स को कार्डियक डिजीज है उनको तो हम इसके अंदर उनके अंदर तो हम इस दवाई को यूज ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो कार्डियक पेशेंट्स के अंदर हम इन दवाइयों को यूज नहीं लेते, अवॉइड इन कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि ये क्या कर रही है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों ये जो पीपीएआर गामा को इंक्रीज करने वाली जो दवाइयां हैं वो है ग्लूटाजॉन्स। और ग्लूटाजॉन्स जो है जनरली इनको कम यूज में लिया जाता है क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है। साथ ही साथ एलएफटी, जब भी हमें इन्हें प्रिस्क्राइब करना होगा, एलएफटी हमें चेक करना होगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन भी ये यहाँ पर करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है यहाँ पर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ड्रग, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ड्रग। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ड्रग दोस्तों, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है अकारबोज, अकारबोज, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज कर देता है या रोक देता है। इसको समझने के लिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो नॉर्मली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड वेसल्स को, यहाँ पर जो इसकी वॉल है इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स
यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो नॉर्मली हम जो खाते हैं वो डायरेक्ट जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो खाते नहीं, हम ज्यादातर क्या खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, और ये यहाँ पर इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यस, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पर होता है, वो कौन सा है, अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों, अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। क्लियर है। तो अगर ये अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को अगर मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये फीसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है। यस, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से ये फीसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नीचे कॉलन तक पहुंचता है तो कॉलन में तो बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया को तो खाने को बहुत सारी चीजें मिल गई, तो वहां पे तो बैक्टीरिया की पार्टी चालू हो गई। ठीक है। और पार्टी जब भी होती है तो उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, यस और नॉट। तो फर्मेंटेशन होने की वजह से एक्सेसिवली कार्बोहाइड्रेट का जब भी एक्सेसिवली फर्मेंटेशन होगा तो एक्सेसिवली गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और यहाँ पर इन दवाई का मेन साइड इफेक्ट कि इसकी वजह से फ्लैचुलेंस जो है वो यहाँ पर होता है। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जो ड्रग्स है वो क्या करती है, फ्लैचुलेंस प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन था वो एंटी डायबिटिक ड्रग का, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन था। तो हमने कहा कि दो तरीके की ड्रग्स हमने कही, एक हमने कहा कि जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए मेनली इंसुलिन हम यूज में लेते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के लिए हम ओरल ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो हम वहां पर इंसुलिन यूज में ले सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो इंसुलिन है, और चौथा हमने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम इंसुलिन यूज में ले सकते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इसका क्लासिफिकेशन हमने किया कि एंटी डायबिटिक जो ड्रग है जो ओरली यूज में ले सकते हैं मेनली टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। इसमें दवाइयां दो तरीके से काम कर सकती हैं, एक तो इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करके, और दूसरा अदर मेथड्स के द्वारा। इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करने वाली दवाइयां जो है, चूंकि यहाँ पर कम से कम 30% से ज्यादा जो बीटा सेल्स हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर ये ड्रग्स जो इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करती हैं इसलिए ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करती है। और इसके अंदर जो मेन जो ड्रग हैं वो कौन कौन सी हैं, सल्फोनिल यूरिया और दूसरा मैग्लेटिनाइड। ठीक है। तो सल्फोनिल यूरिया और मैग्लेटिनाइड जो ड्रग्स है ये इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स की तरह काम करती हैं, यानी इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करती है। अदर मैकेनिज्म से काम करने वाली दवाइयां इसके अंदर मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन जो कि बिग्वेनाइड्स ग्रुप्स की कहलाती है, मेनली एएमपी काइनेज को स्टिमुलेट करती हैं, और इनका जो साइड इफेक्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ पर हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। इसके अलावा पीपीएआर गामा को स्टिमुलेट करने वाली जो दवाइयां हैं इसके अंदर मेनली ग्लीटाजोस दवाइयां होती है, जिसके अंदर ट्रोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन ये दवाइयां हम यूज में लेते हैं, लेकिन ये दवाइयां हिपेटोटॉक्सिक होती है, प्लस साथ ही साथ सोडियम और वाटर का रिटेंशन करती है, इसलिए कार्डियक पेशेंट्स के अंदर इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जैसे कि अकार्बोज ड्रग मेनली ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल इंक्रीज नहीं होता।